हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबके साथ से हम सिलसिला मोहब्बत का के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज इस मज़ेदार थ्रिलर रोमांटिक कहानी का सफ़र पूरा होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बेसमेंट में जाते ही उसे सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें ऐसे देख जयश्री की आंखों से आंसू बह गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या थी। काव्या को देख जयश्री का मन नफरत से भर गया। काव्या, कैसी लगी इनकी ये हालत। जयश्री के चेहरे पर अब बेबसी छा गई। उसने कहा, प्लीज छोड़ दो इन्हें। काव्या ने गुस्से से कहा, इन्हें छोड़ दूं? ठीक है, फिर तुम छुड़वा दो अपनी बेटी से रानी की गद्दी। जयश्री, देखो तुम जानती हो कि मैंने देवराज से कहा था, लेकिन वो नहीं माने तो। काव्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, या तो अपनी माँ भाई और उस गांव को बचा लो, या फिर अपनी बेटी के लिए रानी की गद्दी को। अब जब तुम्हारी बेटी उदयपुर की रानी बन ही चुकी है तो अब भुगतो। इतना बोल उसने वहां साइड पर टेबल पर पड़ा लैपटॉप ऑन कर दिया। उस पर किसी जगह की फुटेज दिखने लगी लाइव। एक घर को आग लगी हुई थी। ये देख जयश्री चिल्ला पड़ी। नहीं। फिर काव्या ने कहा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं जयश्री, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। ये सुनकर जयश्री उसे बहुत ही उम्मीदों के साथ देखने लगी। काव्या, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी की मंगनी हो जाए परसों, और मेरी बेटी रानी बन जाए। तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है। कहो मंजूर है ये डील, या फिर लगा लूँ आग पूरे गांव को, और तुम्हारी माँ और भाई को भी। जयश्री, ठीक है, मंजूर है मुझे। काव्या के चेहरे पर यह सुन एक कुटिल मुस्कान आ गई। जयश्री, लेकिन अब आग तो बुझा दो। काव्या, ये आग एक सुनसान इलाके के बंद घर में लगी है, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है और ना ही घर में कोई रहता है। ये सुनकर जयश्री को राहत मिली। काव्या, अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर जयश्री अपनी माँ और भाई को देखने लगी तो काव्या उसे खींचते हुए वहां से ले गई। फिर जयश्री और काव्या वहां से पैलेस की तरफ निकल गए। राठौड़ पैलेस स्टडी। अजय देवराज के सामने खड़ा था। अजय, महाराज महारानी सुमित्रा भवन गई थी। देवराज, इतनी रात गए वहां? अजय, हमने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि वह आधे घंटे बाद वहां से निकल गई थी। देवराज ने सिर हिला दिया और सोचने लगे कि जयश्री क्या कहने गई होगी। तभी उनकी नज़र अजय के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। ये देख देवराज ने कहा, क्या हुआ अजय, तुम परेशान लग रहे हो। अजय, महाराज मुझे सुमित्रा भवन में कुछ गड़बड़ लगती है। महारानी का वहाँ ऐसे वक्त जाना। देवराज, मुझे भी गड़बड़ लग रही है अजय। सुमित्रा भवन बाबा साहेब ने माँ साहेब के लिए बनवाया था। वहाँ का वातावरण माँ साहेब को काफ़ी पसंद था, और जब हमने श्री यानी कि आपकी महारानी से विवाह किया था तो सबसे पहले हम वहीं गए थे, क्योंकि पहले तो माँ साहेब और बाबा साहेब ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हम वापस महल आए तो कभी भी वहाँ नहीं गए। सिर्फ श्री जाया करती थी कभी कभी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अचानक वहाँ क्यों गई श्री। अजय, सर मुझे वॉचमैन भी गड़बड़ लगता है। देवराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर लग रहा है तो देरी किस बात की। अपने मन को तसल्ली दो। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज वहीं बैठ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयश्री आते ही अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को लॉक कर लिया। वो इधर से उधर चलने लगी। उसके मन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। उसने मन ही मन कहा, हम माँ भाई और एक पूरे गांव को दांव पर लगाकर अपनी बेटी को रानी नहीं बना सकते। हम इतने निर्दयी तो नहीं। लेकिन अब हमें ऐसा क्या करें कि आदि की जगह मंगनी आंचल की हो जाए। हे महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसे आद्रिका के साथ हुआ वार्तालाप याद आया। उसने खुद से कहा, अर्णव, आद्रिका और अर्णव के बीच सब हो चुका है।
अगर हम अर्नव और आद्रिका को मिला दें तो ये मंगनी कैंसिल और फिर आंचल ही बनेगी यहाँ की रानी। लेकिन नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी किसी गैंगस्टर से नहीं करवा सकते। क्या भरोसा कब वो मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या करूं मैं। जयश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो आद्रिका की शादी अर्नव से करवाने का सोचती है तो उसे अर्नव के गैंगस्टर होने की बात खलने लगती है। और अगर वो ये ना करे तो मंगनी को रोकने का कोई और ठोस कदम नहीं मिलता उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया अपने कमरे में बैठी मुस्कुराए जा रही थी। तभी कमरे में काव्या आ गई। काव्या उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो। यहाँ हम हार गए और तुम हो कि मुस्कुराए जा रही हो। जूलिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े और गोल गोल घूमने लगी। ये देख काव्या ने चीखते हुए कहा, रुक रुक रुक। अरे चक्कर आ रहे हैं मुझे। रुक जा मेरी माँ। कौन सा दौरा पड़ रहा है तुझे। जूलिया रुक गई और फिर बेड पर बैठकर हंसने लगी। काव्या ने 1 मिनट अपने आप को संभालने में लगाया और फिर जूलिया से कहा, कौन सा दौरा पड़ गया तुझे। जूलिया ने कहा, खुशी का दौरा। काव्या उसे अजीब भाव से देखने लगी। काव्या, किस बात की खुशी है तुम्हें। इस बात की खुशी कि हम उन माँ बेटी से हार गए। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अगर हार ऐसी होती है ना तो मुझे हर वक्त हारना है। अरे इस हार में तो मेरी ही जीत है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया क्या कह रही है। उसने असमंजस में कहा, तुझे हारना है और हार में जीत कैसे हुई। रानी की गद्दी तो आद्रिका ले गई। जूलिया, रानी की गद्दी गई तेल लेने। ये सुनते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गई। अरे इसी रानी की गद्दी के कारण तो उस बेचारी आद्रिका को किसी और से मंगनी करनी पड़ रही है। और अब अर्नव सिर्फ और सिर्फ मेरा। काव्या, कौन अर्नव। जूलिया फिर उसे सब बताती है। सब कुछ सुनकर काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब तो आद्रिका की शादी अर्नव से ही होगी, चाहे बाढ़ आए या सुनामी। ये सुनकर जूलिया चौंक गई। उसने कहा, माँ क्या कह रही हैं आप। अर्नव से मैं शादी करना चाहती हूँ। काव्या ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप। अर्नव से मैं शादी करना चाहती हूँ। भूल जा अर्नव को और अपनी मंगनी के लिए तैयार रहे। और अगर तूने मेरे प्लान में कोई भी हस्तक्षेप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलना मत, माँ हूं मैं तेरी। इतना बोल काव्या बिना जूलिया की बात सुने चली गई। जूलिया ने खुद से कहा, आद्रिका और अर्नव को तो मैं कभी अपने बुरे सपने में भी एक नहीं होने दूंगी। वहीं काव्या के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या वो तो सिर्फ खुद काव्या ही जानती थी। काव्या ने खुद से कहा, ये अर्नव सिंह शेखावत तो मेरे बहुत ही काम की चीज़ है। इसी की मदद से अब मैं रानी बनूंगी। इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे आद्रिका अपने कमरे में बैठी बैठी बार बार अर्नव को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। ये देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या क्या अनु मुझे छोड़ रहा है। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्या बस उसने मेरा इस्तेमाल किया। क्या माँ सही कह रही है। क्या उसने मेरे साथ खेल खेला। आद्रिका अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने गूगल खोला और अर्नव सिंह शेखावत सर्च किया। कुछ ही देर में उसकी नज़रों के सामने अर्नव के द्वारा किए गए सभी कांड आ गए। लोगों के मर्डर, ड्रग्स, गोल्ड और डायमंड की स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इतने सारे जुर्म देख आद्रिका का दिमाग घूम गया। उसने अपना फ़ोन बंद करके रख दिया। तभी कमरे में एक मेड आई और कहा, रानी साहब आपको महाराज अपने कमरे में बुला रहे हैं। आद्रिका सिर हिला देती है। फिर वो मेड के साथ देवराज के कमरे में चली जाती है। वहाँ देवराज के साथ जयश्री भी मौजूद थी, लेकिन जयश्री के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। देवराज ने आद्रिका को अपने पास बुलाया। आद्रिका उनके पास गई। देवराज ने फिर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अभी आई थी आप और अभी जा भी रही हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आज तक जिन माँ बाप के फर्जों से दूर था, अब उनमें से आखिरी फर्ज निभाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये कभी मत सोचना मेरी राजकुमारी कि अब आप हमारे लिए पराई हो चुकी हैं। इस महल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले मिलेंगे।
और हम ये भी जानते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आद्रिका कुछ नहीं कहती, बस मायूसी से सिर हिला देती है। तभी वहां काव्या और जूलिया भी आ जाती हैं। काव्या, आपने हमें बुलाया राजा साहेब? देवराज ने आराम से लेकिन थोड़ा सख्त होकर कहा। अब हम महाराज हैं, ना कि राजा। ये सुन काव्या ने सक पका कर कहा, माफ करिएगा महाराज। फिर देवराज ने आद्रिका के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी वो, असल में हम आज आद्रिका को कुछ उपहार देने लगे थे जिन पर उसका हक है, तो बस हम चाहते थे कि सबके सामने उन्हें दें। काव्या ने मुंह बना लिया और जूलिया बस मायूस आद्रिका को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी उसकी उदासी के पीछे की वजह। फिर देवराज ने अपनी अलमारी में से कुछ बॉक्स निकाले। वो बक्से बेशकीमती हीरो और मोतियों से जड़े हुए थे। ये देख काव्या हैरान रह गई, उसके मन में लालच आ गया। देवराज ने वो बक्से जयश्री को पकड़ाए। जयश्री ने जब उन बक्सों को देखा तो उसके पीछे की जिम्मेदारी उसे याद आने लगी। उसे याद आने लगा जब वो बक्से उसे मिले थे सुमित्रा की तरफ से। जयश्री ने देवराज की तरफ देखा तो देवराज ने आद्रिका की तरफ इशारा किया। जयश्री ने गहरी सांस ली और पहला बक्सा खोला। उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने के कंगन थे। उन पर तरह तरह के मोती जड़े हुए थे। उन कंगनों को देख जयश्री की आंखों में नमी आ गई। उसे वो पल याद आने लगा जब सुमित्रा ने उसे ये कंगन खुद अपने हाथों से पहनाए थे। फ्लैशबैक। जयश्री को महल में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और सुमित्रा जी के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जयश्री सुमित्रा जी के कमरे में बैठी थी। सुमित्रा जी ने वही कंगन निकाले। सुमित्रा जी ने उन कंगनों को देखते हुए कहा, बहुरानी, जब मैं आई थी ना इस महल में, तब ये कंगन मुझे मेरी सास यानी यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। मेरी सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी। उन्होंने मेरे कई इम्तिहान लिए, फिर जाकर मेरा विवाह आपके महाराजा से कराया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं, क्योंकि आखिरकार तुम अब यहाँ की रानी साहेब हो। बहुरानी, ये सिर्फ कंगन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी निशानी है जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि ये रियासत तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो इसे संवार सकती हो या तो बिगाड़। जयश्री ने मन ही मन खुद से कहा, माँ साहेब, हम नहीं जानते हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी करने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका अंजाम आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका आशीर्वाद और विश्वास सदा हमारे साथ है। फिर उसने वो कंगन आद्रिका के हाथ में पहनाने शुरू किए। आद्रिका बस शांति से ये सब देख रही थी, लेकिन वहीं काव्या गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी। जयश्री, आदि, ये कंगन मुझे माँ साहेब यानी मेरी सास यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। बेटा, इन कंगनों को कहीं गलती से भी सिर्फ कंगन मत समझ लेना, बल्कि ये वो हथकड़ी हैं जो तुम्हें हमेशा इस रियासत राज्य में रखेंगी। इन कंगनों की तरह ये रियासत भी तुम्हारे हाथ में है, या तो संवार लो या बिगाड़ लो। जयश्री ने फिर दूसरा बक्सा खोला। उसमें एक बेशकीमती हीरो से जड़ा हुआ रानी हार था। जयश्री ने बक्सा बेड पर रखा और फिर वो रानी हार आद्रिका के गले में पहना दिया और कहा, बेटा, ये हार जैसे तुम्हारे गले में सजा हुआ है ना, वैसे ही तुम्हें इस रियासत को भी सजाना है। बेटा, ये हार यहाँ के लोगों के कारण ही बना है। मुझे माँ साहेब ने बताया था कि इस हार में जितने भी हीरे और मोती जड़े हुए हैं, उतनी ही एक रानी की जिम्मेदारियां हैं। फिर जयश्री ने अगला बॉक्स खोला जिसमें पायल थी। जयश्री ने पायल का बक्सा आद्रिका को देते हुए कहा, पायल को पायल मत समझना आदि, इन्हें बेड़िया समझना, जो कि तुम्हें यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति से बांध कर रखेंगी। लेकिन हाँ, कभी भी इन बेड़ियों को नेगेटिविटी में मत लेना। फिर जयश्री बाकी के भी बक्से खोलती है। एक में कमरबंद था, दूसरे में झुमके और तीसरे में मांग का टीका। फिर जयश्री आखिरी बक्सा खोलती है। उसे खोलने पर उसमें एक नथ मिलती है। उस नथ को देख देवराज और जयश्री दोनों ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक। देवराज और जयश्री एक मंदिर में थे। जयश्री ने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा किया हुआ था। देवराज ने भी एक शेरवानी पहनी हुई थी। जयश्री बहुत ही सिंपल और सुंदर लग रही थी। दोनों ही पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। तभी जयश्री की नज़र देवराज के चेहरे पर पड़ी।
देवराज के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। ये देख जयश्री बोली, देव, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देवराज ने ये सुन हड़बड़ाहट में कहा, नहीं श्री, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरे मन से। जयश्री, फिर परेशान क्यों हैं? देवराज ने कहा, श्री, तुमने हमारे खानदान का एक भी जेवरात नहीं पहना, उसके बिना हमारे यहाँ शादी अधूरी मानी जाती है। ये सुनकर जयश्री भी परेशान हो गई। जयश्री, देव अब दोनों ही परेशान हो गए थे। तभी जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, देव, आप हमेशा अपने पास अपनी दादी साहेब की नथ रखते हैं, वो भी तो खानदानी जेवरात है, आप वही हमें दे दें, हम वही पहन लेंगे, इससे शादी अधूरी भी नहीं रहेगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, अरे हाँ, मुझे पहले याद नहीं आया, मैं अभी लेकर आया। नथ गाड़ी में होती है तो वो गाड़ी से नथ लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से नथ लेकर वो मंदिर में आते हैं और फिर वो नथ खुद जयश्री को पहनाते हैं। वो नथ जयश्री पर बहुत जच रही थी। उन पलों को याद कर दोनों, जयश्री और देवराज, की आंखें भर आई। जयश्री ने वो नथ आद्रिका को देते हुए कहा, आदि, इस नथ को आप हमेशा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे हमारी और महाराज की एक गहरी याद जुड़ी हुई है। वहीं इतने सारे जेवरात को देखकर तो काव्या जैसे पागल सी हो गई थी। अगर उसका बस चलता तो अब तक वो आद्रिका से सारे जेवरात छीन चुकी होती, लेकिन देवराज के वहां मौजूद होने से उसने अपने आप को काबू में किया हुआ था। फिर देवराज आद्रिका से कहते हैं, हमें बहुत दुख है कि हम आपके साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाए और आप दूसरे घर की होने जा रही हैं। तभी जूलिया ने कहा, क्या बाबा साहेब, इतना खुशी का मौका है, इसे ऐसे गम में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतना बोल जूलिया आद्रिका के गले लग जाती है। ये देख आद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वहीं देवराज दोनों बेटियों में इतना प्यार देखकर खुश हो जाते हैं। काव्या की भी होंठों पर ये देख एक लंबी मुस्कान थी। वहीं जूलिया ने आद्रिका के कान में धीमी आवाज में कहा, खुशी का ही तो मौका है, आखिरकार अर्नव अब सिर्फ मेरा जो है। फिर वो उससे अलग हो जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन आद्रिका का चेहरा भावहीन होता है, जिसे देख जूलिया के अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो उसे टूटा हुआ देखना चाहती थी। तभी वहां अजय आ गया और बोला, महाराज, एक जरूरी बात करनी थी। देवराज ये सुनकर सभी को वहां से भेज देते हैं। आद्रिका सीधा अपने कमरे में जाती है। जयश्री मंदिर और काव्या और जूलिया भी अपने अपने कमरों में जाती हैं। शाम 6 बजे देवराज हॉल में खड़े बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ये देख वहां बैठी काव्या ने कहा, क्या हुआ महाराज, कोई आ रहा है क्या? देवराज, जी, आद्रिका के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं। ये सुन वहां बैठी आद्रिका हैरान रह जाती है। जयश्री भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। काव्या जयश्री को कुछ इशारा करती है तो जयश्री उसे पलके झपकाकर आश्वासन दे देती है। उन दोनों के ये इशारे वहां कोई और भी था जो देख रहा था। तभी वहां एक गार्ड आया और बोला, महाराज, राजावत परिवार आया है। देवराज, उन्हें लेकर आओ। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा आदमी, लेकिन एक रौबदार पर्सनैलिटी रखने वाला, और साथ में एक बूढ़ी औरत, लेकिन चेहरे पर नूर था। उन्हीं के पीछे एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रखता नौजवान चला आ रहा था। उन्हें देख देवराज के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। देवराज ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत और आदमी के पैर छू लिए। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। उस नौजवान ने भी आगे बढ़कर देवराज, जयश्री और काव्या के पैर छू लिए। फिर वो सब वहां बैठ गए। देवराज ने फिर कहा, श्री, ये हैं, बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए, आनंद राजावत, बाबा साहेब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये है इनकी पत्नी साधना राजावत, और यह है अंश राजावत, इनका पोता और राजावत इंडस्ट्रीज का मालिक। यही है लड़का। फिर देवराज आनंद से कहते हैं, बाबा, ये है मेरी पत्नी और यहाँ की बड़ी महारानी साहेब, जयश्री देवराज सिंह राठौड़। यह है काव्या, यहाँ की छोटी महारानी साहेब, काव्या सिंह राठौड़। यह है जूलिया, हमारी छोटी बेटी आंचल सिंह राठौड़। और यह है आद्रिका, मेरी बड़ी बेटी, यहाँ की रानी साहेब और आपकी होने वाली बहू आद्रिका देवराज सिंह राठौड़। जब साधना, आनंद और अंश आद्रिका को देखते हैं तो उसकी सादगी और खूबसूरती में ही खो जाते हैं। अंश को आद्रिका पहली नज़र में ही भा गई थी।
आनंद ने कहा, देवराज अब लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की तुम्हारी बेटी को चुनकर। साधना ने कहा, जयश्री तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये सुन जयश्री बस मुस्कुरा दी। देवराज ने अंश से कहा, अंश बेटे, अगर आपको आद्रिका से कोई सवाल करना हो तो यही कर लें। अंश ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं अंकल, कोई सवाल नहीं है। साधना ने फिर कहा, जयश्री और देवराज तुम आद्रिका को लेकर बेफिक्र रहो, क्योंकि वो हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आ रही है। फिर आद्रिका से, आद्रिका बेटा, अंश के माँ बाप की तो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से लेकर आज तक मैं और इसके दादा ही इसे पाल रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि अंश तुम्हें किसी भी बात पर निराश नहीं करेगा। आद्रिका बस सिर हिला देती है। उसे इस वक्त बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजावत परिवार फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर रात को दोनों परिवारों ने मिलकर डिनर किया। अंश और आद्रिका के बीच इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अंश मन ही मन आद्रिका को पसंद कर चुका था, और वहीं आद्रिका ने अब तक ढंग से उसे देखा भी नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ एक ही शख्स था, अर्नव सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों में फंसा हुआ था। अगले दिन पूरे महल में मंगनी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। ये सब देखकर आद्रिका को घुटन सी महसूस हो रही थी, और वहीं जयश्री ये सोच सोचकर परेशान थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे जूलिया की मंगनी हो जाए। इधर जूलिया तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन काव्या भी इस वक्त बहुत परेशान थी। काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी फोन को घूरे जा रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा और झट से कॉल उठा लिया। सामने वाला आदमी बोला, प्रणाम महारानी साहब। काव्या ने कड़क आवाज में कहा, प्रणाम, कुछ पता लगा? सामने वाले आदमी ने कहा, नहीं महारानी साहब, ना जाने ये छोरा कौन से बिल में छुपा बैठा है। ये खबर तो पक्की है कि वो उदयपुर पहुंच चुका है, लेकिन उदयपुर के किस कोने में है यही पता नहीं चल रहा। पूरे उदयपुर में आदमी फैले हुए हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा। काव्या ने फिर कड़क आवाज में कहा, देख राजू, मुझे रात तक उस लड़के का ठिकाना चाहिए, वरना शायद तो अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। इतना बोल उसने फोन काट दिया और मन ही मन कहा, कहाँ है तू? अज्ञात स्थान एक गोडाउन जैसी जगह थी। बहुत ही अंधेरा था। वहां चारों तरफ आदमी फैले हुए थे। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने लाइट ऑन कर दी। तभी गोडाउन का शटर खुला और एक शख्स अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही शटर बंद हो गया। वो शख्स कुछ बक्सों के पीछे गया तो कोई वहां बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। उस शख्स ने एक आदमी को वहां की लाइट ऑन करने का इशारा किया। लाइट ऑन होते ही उस शख्स का चेहरा दिखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देवराज था। देवराज का चेहरा भावहीन था। उसकी नजरें सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। देवराज ने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वह आदमी पानी लेकर आया और उसने वो पानी उस शख्स के मुंह पर फेंक दिया। यह महसूस करते ही वह शख्स हड़बड़ाकर होश में आया। उसने अपना सिर उठाया तो सामने अर्नव था। अपने सामने देवराज को देख अर्नव ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? देवराज ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। ये सुनकर अर्नव हंस पड़ा। अर्नव ने कहा, ओ, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे ऐसे यहाँ बांध दोगे तो मैं आरू का पीछा छोड़ दूंगा? गलत फहमी है तुम्हारी मिस्टर देवराज सिंह राठौड़। आरू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं पाकर रहूंगा। अर्नव की बात सुन देवराज को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ के पड़ने से अर्नव का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया। उसके गाल पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ गए। अर्नव ने फिर चेहरा उसकी तरफ करके कहा, चाहे थप्पड़ मारो या लात, लेकिन मैं ना तो अपने प्यार से मुकरूंगा ना तो आद्रिका को पाने की जिद से। आद्रिका सिर्फ मेरी है। अब तुम इसे जिद समझो या जुनून, आई डोंट केयर। देवराज ये सुनकर टेढ़ी तरह से मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी आद्रिका को तो तुम तब पाओगे ना जब तुम यहाँ से जा पाओगे। ये तुम्हारी मुंबई नहीं बल्कि हमारा उदयपुर है। यहाँ पर पट भी मेरा, चिट भी मेरा। बिना मेरी मर्जी के यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता और तुम यहाँ से जाना चाहते हो?
कभी भी नहीं। कल मेरी बच्ची की सगाई है और फिर 1 हफ्ते बाद शादी। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, अर्नव ने गंभीरता से कहा। अगर मैं कल मंगली में पहुंच गया तो? उसका सवाल सुन देवराज हंस दिए और बोले, असंभव। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन ये असंभव है। अर्नव, वादा करिए कि अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो आप आदि का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि राजपूत मर जाएंगे लेकिन कभी अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। उसकी बात सुन देवराज एक पल सोच में पड़ गए, लेकिन फिर घमंड से बोले, वादा? लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। अगर कल तुम मंगनी में नहीं पहुंच पाए तो तुम मेरी आदि का पीछा छोड़ दोगे। आखिरकार राजपूत तो तुम खुद भी हो। अर्नव ने सिर हिला दिया। देवराज फिर वहां से चले गए। उन्होंने बाहर आकर अपने आदमी से कहा, इसे पानी का घूंट भी मत देना, और हाँ, यहाँ से एक आदमी भी नहीं हिलना चाहिए। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी महाराज। देवराज वहां से चले गए। वहीं अर्नव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं क्या पागल दिखता हूँ इसे? एक राजघराने की लड़की से इश्क हुआ है तो खुद भी सावधानी बरतूंगा ही। इसे क्या लगा कि मैं बिना किसी बैकअप के आ गया हूँ यहाँ? नहीं, अर्नव सिंह शेखावत नाम है मेरा। ऐसे इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बना। मैं तो ये खुद चाहता था कि ससुर जी खुद मान जाएं। लो अब मान गए। इतना कहकर उसके होंठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं आ रहा हूँ आरू। कभी सोचा नहीं था कि किसी के इश्क में ऐसे पागल हो जाऊंगा, लेकिन तुमने कर दिया अपने इश्क में पागल मुझे। वहीं दूसरी तरफ महल में आद्रिका बहुत उदास अपने कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, महादेव, आपकी इतनी भक्ति की इसलिए कि आप मेरा प्यार छीन लो? क्यों महादेव, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। मेरी जिंदगी के फैसले वो शख्स ले रहा है जिससे मैं पहली बार मिली हूँ। माँ के मुताबिक वो मेरा बाप है, लेकिन मैं नहीं मानती क्योंकि बाप अपने फैसले अपने बच्चों पर नहीं थोपता। मान लिया कि अनु एक सही लड़का नहीं है, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। प्यार सोचकर नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है। अगर उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो किया है ना। मैं नहीं करना चाहती किसी और से शादी। मैं अनु से इश्क करती हूँ, मैं पागल हूँ उसके इश्क में। इतना बोल वो रोने लगती है। जब बिना आपकी मर्जी जाने कोई आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले ले तो कैसा लगता है? ये एहसास आज आद्रिका को हो रहा था। जयश्री का कमरा। जयश्री अपने कमरे में बैठी सोच में डूबी हुई थी कि उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जयश्री ने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या थी। काव्या को देख जयश्री ने कहा, तुम यहाँ? काव्या ने आसपास नज़र घुमाते हुए कहा, अंदर चलो। जयश्री उसे अंदर ले आई। काव्या, कुछ सोचा कल के लिए? जयश्री, अभी सोच रही हूँ। काव्या, लेकिन मैंने सोच लिया है। जयश्री, क्या? काव्या फिर उसे अपना सारा प्लान बताती है। सब कुछ सुनकर जयश्री नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये तो आदि के साथ धोखा होगा। काव्या, अगर वो लड़का मिल गया तो कैसा धोखा? और वो इस वक्त उदयपुर में ही है। और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जयश्री ये सुनकर सोच में पड़ गई। काव्या ने कहा, देखो जयश्री, जब देवराज को पता लगेगा कि आद्रिका यहाँ नहीं है तो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आद्रिका की जगह आंचल को खड़ा करना पड़ जाएगा। और ऐसे मेरी बेटी यहाँ की रानी बन जाएगी और तुम्हारी माँ, भाई और वो पूरा गांव भी बच जाएगा। उसके बाद तुम भी उसके पास चले जाना। जयश्री कुछ सोचकर सिर हिला देती है। काव्या फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, फिर करो प्लान को शुरू। जयश्री सिर हिला देती है और आद्रिका के कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो पाती है कि आद्रिका बालकनी में है। वो आद्रिका के पास जाकर उसका सिर सहला देती है। आद्रिका को जब किसी के स्पर्श का एहसास होता है तो वो मुड़कर देखती है। सामने जयश्री को देखकर वो बोलती है, क्या हुआ? जयश्री ने सीधा सवाल किया। ये मंगनी करना चाहती हो? आद्रिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरा फैसला किसके लिए मायने रखता है? जयश्री को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। जयश्री ने आद्रिका को बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला था। उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो बिना बाप के जी रही है। लेकिन आज उसका यह जवाब सुनकर जयश्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को फाड़ दिया हो। जयश्री ने आगे कहा,
तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही होगा अंतिम फैसला। आद्रिका ने फिर कहा, मुझे यहाँ से शिमला वापस जाना है। जयश्री ने एक पल उसे देखा और फिर कहा, कल तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए वापस, लेकिन शिमला नहीं कश्मीर, क्योंकि ऐसे देव तुम्हें पकड़ लेंगे। आद्रिका की आंखों में जयश्री की बात सुनकर चमक आ जाती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, आई लव यू माँ। जयश्री ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, लव यू टू बेटा। कुछ देर बाद जयश्री वहां से चली जाती है और आद्रिका खुशी खुशी अपने बेड पर लेट जाती है। रात 11 बजे काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मेरी सालों की मेहनत कल रंग लाने वाली है। कल उस देवराज की नहीं बल्कि मेरी बेटी बनेगी यहाँ की रानी। मेरी बेटी जिसे देवराज अपनी मानता है, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इतना बोल वो हंसने लगती है और उस रात को याद करने लगती है जब उसने देवराज के साथ रात बिताने की सोची थी लेकिन कर नहीं पाई। फ्लैशबैक। देवराज बेड पर लेटे हुए थे। काव्या उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दी। देवराज आधे होश में थे और आधे नहीं। उन्हें सब धुंधला नजर आ रहा था। काव्या उनके करीब जाने लगी लेकिन तभी उसका मन खराब होने लगा। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम में चली गई और उल्टी करने लगी। 15 मिनट उल्टी करने के बाद काव्या ने खुद से कहा, फालतू में बाहर का खाना खा लिया और अब फूड पॉइजनिंग हो गई। थोड़ी देर बाद मुंह धोने के बाद वो बाहर आई। वो देवराज की तरफ बढ़ गई लेकिन तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। ये देख उसने गुस्से से कहा, कोई चैन से जीने क्यों नहीं देता। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि उसके डॉक्टर का कॉल है। उसने उठाया और अनमने ढंग से कहा, हाँ बोलो तन्वी। तन्वी ने कहा, काव्या तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही काव्या को झटका लगा। वो बोली, क्या बोल रही हो तुम तन्वी। तन्वी, हाँ काव्या मैं सच कह रही हूँ। काव्या ने फ़ोन काट दिया। वो सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं। तभी उसकी नज़र देवराज पर पड़ी। उसे देख वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। वो उठी। उसने देवराज के साथ अश्लील फोटोज निकाल ली और बगल में लेट गई। अगले दिन देवराज वहां से चले गए। आगे जो कुछ हुआ वो सब आप जानते ही हैं। सब कुछ याद करके काव्या ने खुद से कहा, ये परिवार कितना बड़ा पागल है, किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। इतना बोल वो हंस दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन इस दिन की शुरुआत 3 लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई। जयश्री चाहती थी कि वो आद्रिका को सुबह सुबह ही भेज दे क्योंकि काव्या और उसका प्लान था, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी होने के कारण आद्रिका महल के बाहर क्या अपने कमरे के भी बाहर नहीं आ सकी। जयश्री अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। तभी कमरे में देवराज आ गए। देवराज को देखकर एक पल के लिए जयश्री घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपने भावों को छुपा लिया। देवराज ने सीधा कहा, आपका भाई और माँ जी सही सलामत वापस अपने शहर इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। कोई इनका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। मेरे आदमी उनकी निगरानी के लिए वहां हैं। देवराज की बात सुनकर जयश्री चौंक गई। देवराज ने आगे कहा, और पूरे गांव में हमारे आदमी तैनात हैं। आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जयश्री और ज्यादा चौंक गई। देवराज ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, श्री, एक बार बताया तो होता, क्या हम आपकी मदद ना करते। आप भूल रही हैं कि हम यहाँ के महाराज हैं। हमें हर चीज़ की खबर रहती है और हमारी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमने एक झटके में पता लगा लिया था कि कैसे काव्या आपको ब्लैकमेल कर रही है। आप ये देखकर हमसे दूर गई कि हमने काव्या के साथ रात बिताई। आपने ये नहीं सोचा कि आपको एक रानी होने का फ़र्ज़ निभाना है। लेकिन एक बात बताइए श्री, क्या आपने पूरी तरह से रानी का फ़र्ज़ निभाया। अगर यहाँ की बागडोर हमने काव्या के हाथों में दे दी तो वो क्या करेगी ये आप जानती भी हैं। अभी बात सिर्फ गांव की थी जिसे हमने बचा लिया, लेकिन फिर बात पूरे राज्य की आती। इसका दोषी कौन होता। काव्या नहीं बल्कि आप। सभी आपको गलत समझते। जयश्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। देवराज ने कहा, खैर आप आद्रिका की मंगनी रोकने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि रानी तो यहाँ की वही बनेंगी। ये सुनकर जयश्री ने सिर उठाकर कहा, ये बात आप महाराज बनकर कर रहे हैं या बाप।
देवराज उसे असमंजस से देखने लगे। जयश्री ने उनके भावों को समझते हुए कहा, अगर महाराज बनकर कर रहे हैं तो शायद आप ना समझ पाएं, लेकिन अगर आप बाप बनकर कर रहे हैं तो शायद समझ पाएंगे। आदि इस शादी से खुश नहीं है। प्लीज़ ये मंगनी रोक दीजिए। मैं अपनी बेटी को नाखुश नहीं देख पाऊंगी। उसकी बात सुनकर देवराज बिना कुछ बोले वहां से चले गए। जयश्री वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम 4 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका को रेडी करने के लिए बाहर से पार्लर की लड़की आई थी। आद्रिका भावहीन चेहरे के साथ बैठी हुई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देवराज भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बज पड़ा। उन्होंने देखा कि फ़ोन उनके आदमी विनय का है, जो कि अर्नब पर नज़र रखे हुए था। देवराज ने फ़ोन झट से उठा लिया तो उन्हें सामने से विनय की दर्द से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। प्रणाम महाराज। उसकी ऐसी आवाज़ सुन देवराज घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ विनय, सब ठीक तो है? विनय, महाराज हमें माफ़ करिएगा, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाए, वो छोरा भाग गया। ये सुनते ही देवराज के होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फ़ोन काट दिया और अजय को फ़ोन लगा दिया। अजय ने भी झट से फ़ोन उठा लिया। देवराज ने कहा, तैयार रहो। देवराज फ़ोन काट देते हैं। देवराज मन ही मन बोले, स्वागतम। 2 घंटों बाद महल में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। देवराज और जयश्री सभी का स्वागत कर रहे थे। वहीं काव्या गुस्से से आग बबूला हुई पड़ी थी। कुछ ही देर में वहां अंश और उसका परिवार आ गया। अंश ने वाइट शर्ट के साथ ब्राउन पैंट पहनी हुई थी। काफ़ी हैंडसम लग रहा था वो। थोड़ी देर में आद्रिका भी आ गई। आद्रिका ने गोल्ड कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था, वो भी हैवी ज्वेलरी के साथ। सभी उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। आज आद्रिका चांद से उतरी अप्सरा ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी और वो थी उसकी मुस्कान। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आद्रिका को अंश के बगल में खड़ा कर दिया गया। पंडित जी ने कहा, महाराज मुहूर्त हो चुका है। देवराज ने जयश्री से कुछ इशारा किया। वो मंदिर में चली गई। उसने सामने महादेव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहा, सब आपके भरोसे है शिव जी। फिर वो वहां से अंगूठियों की थाल उठाती है और हॉल की तरफ बढ़ जाती है। हॉल में आकर वो जैसे ही अंगूठियों का थाल वहां खड़ी साधना को देती है, काव्या आगे बढ़कर नीचे से थाल उछाल देती है। धड़ाम की आवाज़ से थाल नीचे गिर जाता है और अंगूठियां भी। सभी हैरानी से काव्या को देख रहे होते हैं। काव्या ने गुस्से से चीख कर कहा, यह मंगनी नहीं हो सकती। देवराज, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पहले मेरा इस्तेमाल किया, फिर मेरी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन अब रानी की गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ आंचल का है। अरे जयश्री तो आज तक यहाँ नहीं रही और ना ही उसकी बेटी। आद्रिका को क्या पता होगा यहाँ के नियम कानून के बारे में। आद्रिका से अच्छी रानी मेरी बेटी साबित होगी। तभी देवराज ने कहा, लेकिन काव्या वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। काव्या ने फिर चिल्लाकर कहा, महाराज मुकरिए मत, हमारे पास सबूत है उस रात के। देवराज ने फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, और मेरे पास डीएनए रिपोर्ट। ये सुनते ही काव्या सकपका गई। उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ऐसे देख देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ काव्या, बोलती क्यों बंद हो गई? फिर वहां खड़े लोगों से, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं यहाँ एक कन्फेशन करने जा रहा हूँ और वो यह है कि काव्या मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तन से भी मन से भी सिर्फ जयश्री है और आंचल बायोलॉजिकली मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बेटी से कम भी नहीं है। सभी देवराज की बात सुनकर सारा मामला समझ गए और वहीं आंचल ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल सच यह है। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी कि वो किसी और की नाजायज औलाद है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ इतनी बड़ी लालची औरत है। तभी देवराज ने काव्या के गाल पर तमाचा जड़ दिया। काव्या सन्न रह गई। देवराज ने कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं जैसी किसी औरत की होनी चाहिए। पहला थप्पड़ मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने के लिए। फिर उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, दूसरा थप्पड़ मेरे परिवार को बिखेरने के लिए। फिर एक और थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, तीसरा थप्पड़ मेरी पत्नी को बेबस करने के लिए। देवराज ने चौथा थप्पड़ जड़ते हुए कहा,
आखिरी और चौथा थप्पड़ मेरी बेटी आंचल को गलत राह पर भेजने के लिए। फिर देवराज ने अपने किसी आदमी को कुछ इशारा किया तो एक आदमी काव्या को वहां से उठाकर ले गया। देवराज फिर आंचल के पास गए। उन्होंने आंचल का सिर सहलाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आद्रिका है मेरे लिए वैसे ही तुम हो। आंचल बिना कुछ कहे देवराज के सीने से लग गई। तभी साधना ने कहा, मंगनी की रस्म शुरू करें। देवराज ने सिर हिला दिया। रस्म शुरू हुई। जैसे ही आद्रिका अंश को अंगूठी पहनाने लगी उसकी धड़कनें बढ़ गई, उसके हाथ कांपने लगे और तभी वहां एक आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज आद्रिका के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। आद्रिका ने मेन गेट की तरफ नजर उठाई तो वहां जख्मी हालत में अर्नव खड़ा था। उसने अंगूठी वहीं छोड़ी और दौड़कर जाकर अर्नव के सीने से लग गई। अर्नव ने भी उसे कसकर बाहों में भींच लिया। सभी अर्नव को देख हैरान थे। देवराज के होठों पर एक लंबी मुस्कान थी। अर्नव ने आद्रिका को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसका माथा चूम लिया। अर्नव ने फिर आद्रिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे किया और देवराज से कहा, लीजिए महाराज, आ गया मैं। अब आपको आद्रिका की शादी मुझसे ही करानी होगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, तो रोक कौन रहा है? आद्रिका तो पहले दिन से ही तुम्हारी है। ये सुनकर सब असमंजस में उन्हें देखने लगे। देवराज ने हंसकर कहा, इतना आसान नहीं है राजघराने की लड़की से ब्याह करना अर्नव सिंह शेखावत। प्यार किया है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता। और मैं भी तो देखना चाहता था कि किस हद तक जा सकते हो तुम मेरी बेटी को पाने के लिए। आखिरकार बाप हूँ मैं उसका। मेरी खुशी तो उसी में होगी जिसमें मेरी बेटी की। ये सुनकर अर्नव हैरान रह गया। देवराज ने जयश्री से कहा, कोई प्रॉब्लम है आपको महारानी साहब? जयश्री ने ना में सिर हिला दिया। देवराज ने फिर अर्नव से कहा, देखो भाई, यहाँ के राजा बनने जा रहे हो तो ढंग का पहन कर आओ। देवराज अर्नव को एक नौकर के साथ भेज देते हैं। देवराज फिर आद्रिका को अपने पास बुलाते हैं। देवराज उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब तो खुश हो ना? आद्रिका बिना कुछ बोले देवराज के सीने से लग जाती है और कहती है, शुक्रिया पापा। पापा सुन देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने सीने से लगते देख उनके दिल को ठंडक मिल जाती है। फिर वो आद्रिका को खुद से दूर करते हैं और आंचल के पास जाकर उससे बोलते हैं, आंचल, अंश से हमने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है? आंचल एक नज़र खुश आद्रिका पर डालती है और फिर बोलती है, जैसा आप चाहें बाबा। ये सुनकर देवराज खुश हो गए। फिर कुछ ही देर में अर्नव आ गया। पहले आद्रिका अर्नव की मंगनी हुई और फिर आंचल अंश की। सभी खुश हो जाते हैं। आद्रिका को अर्नव मिल जाता है और अर्नव को आद्रिका। आंचल ने भी सिर्फ इसलिए अंश के लिए हाँ की थी क्योंकि अब वो अपनी माँ की तरह किन्हीं दो लोगों के बीच नहीं आना चाहती थी। अब सब खुश थे।